नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्वान साथियों का हमारे सनराइज शिक्षा समूह में स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी व्याकरण के बारे में समग्र जानकारी हासिल करने के लिए हम लोग प्रत्येक कंसेप्ट को एक दूसरे से जोड़कर, प्रत्येक तथ्य को एक दूसरे से मिलाकर सहयोग के माध्यम से पढ़ रहे थे। हम चर्चा के माध्यम की बात करें तो हमने सबसे पहले भाषा को जाना, उसके बाद में हिंदी का निर्माण किया, उसके बाद में व्याकरण के संबंधित कुछ जानकारियां हासिल की, फिर व्याकरण से लिपि की ओर आए और लिपि के बाद में वर्ण विचार, जो व्याकरण का सबसे छोटा बिंदु, छोटी इकाई कही जाती है, उनके बारे में, वर्णों के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की, स्वर और व्यंजनों के बारे में भी इनके साथ में वर्ण से मिले हुए बिंदु के बारे में चर्चा की। अब फिर वर्णों से बनने वाला एकमात्र बिंदु संधि, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब संधि के बारे में हमने संधि की हमारी हिंदी भाषा में क्या आवश्यकता पड़ी, इनके बारे में भी हमने चर्चा की और इनके बारे में भी विस्तृत जानकारी हासिल की। अब हम बात करेंगे संधि के नियमों के बारे में। जो संधि के 3 प्रकार हमने अलग अलग निकाले थे, तीनों प्रकार में सबसे पहला स्वर संधि, वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद में व्यंजन संधि, जो हमारा कल ही पूर्ण हुआ था। व्यंजन संधि के 24 नियम पढ़े थे, जिसमें 23वां और 24वां विसर्ग संधि से लिया गया था। वो भी कंसेप्ट आपके सामने रख चुका हूं। और आगे अब बात करते हैं विसर्ग संधि, जो तीसरी संधि के रूप में उभर कर हमारे सामने आई। आज बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। उनसे पहले मुख्य बात, जो बहुत ही खुशी की बात है, वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर कर देता हूं। खुशी की बात यह है कि हमारे सनराइज शिक्षा समूह के संचालक महोदय जुगल किशोर जी कुगना सर ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। हम सभी की राय लेते हुए उन्होंने हिंदी व्याकरण के बारे में जो ये क्लास लगाई जा रही है, उनके अलावा अब सभी सब्जेक्ट के बारे में, सभी विषयों के बारे में कुछ नए चेहरे आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और आप लोगों को सभी सब्जेक्ट के बारे में अध्ययन दिया जाएगा। आप अध्ययन की सरलता के लिए हमारे इस ग्रुप से जुड़िए और इस ग्रुप को अपने मित्रों, अपने सहयोगियों और अपने साथियों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे सभी विषयों की सरलता के लिए हमें गहनता से अध्ययन करने को मिल सके। चलो अब समय न गवाते हुए हम सीधे अपने बिंदु विसर्ग संधि की ओर चलते हैं। क्या है विसर्ग संधि, क्या इनकी परिभाषा है, हमें किस प्रकार से इनकी पहचान होगी। तो पहचान की बात करें तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात इन संधि से इतने दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात इनकी एक मुख्य बहुत बड़ी विशेषता है, जो आप लोगों को समझ में आ भी गई है। लेकिन एक बार और मैं उन विशेषता की बात करूं तो मैं बता दूं कि योग, समझौता, मित्रता, ये सब संधि के पर्याय शब्द है। इन सब से संधि बनती है। चलो प्रथम पद और द्वितीय पद का योग करवाते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद का योग करवाते हैं। अंतिम वर्ण प्रथम पद का, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण योग करवाया और इनमें जो विकार उत्पन्न हुआ, उस विकार से ही संधि का निर्माण हुआ। संधि हिंदी में नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयुक्त की गई हैं। जो 4 इकाइयां हैं नए शब्द बनाने की, वो आपके बीच में वो बात मैं साझा कर चुका हूं। आज विसर्ग संधि पर चल रहे हैं। स्वर संधि, स्वर से स्वर का योग हुआ और जो विकार, इस साइड में भी स्वर, इस साइड में भी स्वर, और जो विकार उत्पन्न हुआ, स्वर संधि कहलाई। उसके बाद में व्यंजन संधि, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, व्यंजन व्यंजन, कोई भी हो, इन तीनों में से कोई भी हो, व्यंजन संधि। ये 24 नियम थे, क्लियर हो चुकी। आज बात करेंगे विसर्ग संधि की, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हटके अलग, बिल्कुल मूल भाषा में भी चलती है। हमारे कहीं ऐसे उदाहरण मूल भाषा के भी आएंगे जो संस्कृत के हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु माना गया है। इनके बारे में आज हम विस्तार से संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो मैं इन प्रत्येक
कंसेप्ट को एक दूसरे से जोड़ रहा हूं, एक दूसरे से इसीलिए जोड़ रहा हूं कि आप लोगों को अध्ययन की सरलता के लिए आसानी से समझ में आ सके। बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो हम पहले विसर्ग संधि को किस प्रकार से प्राप्त किया था? स्वर से स्वर का योग करा दिया, व्यंजन से व्यंजन का योग करवा दिया। अब विसर्ग के साथ में ध्यान से देखोगे, इनकी परिभाषा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? विसर्ग के साथ में किसका योग करवाएंगे? स्वर का योग करवाएंगे। विसर्ग के साथ में किसका योग करवाएंगे? व्यंजन का योग करवाएंगे। विसर्ग के साथ में किसका योग करवाएंगे? व्यंजन का योग करवाएंगे। अब विसर्ग के साथ में विसर्ग का योग नहीं करवाएंगे, क्यों? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि विसर्ग हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, कभी आगे नहीं लगते। तो विसर्ग के साथ में विसर्ग का योग नहीं करवा सकते। यह बात आप जान चुके होंगे। विसर्ग के साथ में स्वर का योग करवा दिया, विसर्ग के साथ में व्यंजन का योग करवा दिया। इन दोनों से बनने वाली संधि विसर्ग संधि कहलाती है। यह बात अब आप जान चुके हैं। इनसे भी अलावा इन कंसेप्ट को सूक्ष्म करने के लिए, छोटा करने के लिए और एक बात बता देता हूं कि स्वर और व्यंजन, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर और व्यंजन दोनों को एक नाम में, एक सूत्र में बांधने के लिए किन शब्द का प्रयोग करते हैं? वर्ण का। ये वर्ण की दो इकाइयां हैं, ये वर्ण के दो भाग हैं, ये वर्ण के दो अंग हैं, स्वर और व्यंजन। तो इन दोनों को एक नाम से बांधने के लिए क्या करेंगे? वर्ण बनाएंगे। तो विसर्ग का योग किससे होगा? वर्ण से होगा। विसर्ग का योग किससे होगा? वर्ण से होगा। तो भी यह विसर्ग संधि ही कहलाएगी। अब इनको और छोटा करने के लिए क्या करेंगे? मानो विसर्ग का चिन्ह होता है, वो कैसा होता है? विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से लिखा जाता है, दो बिंदी के रूप में। दो बिंदी के रूप में क्यों? क्योंकि हमने जब स्वर पढ़े थे तब आपने एक बात नोट की होगी, जो बात हमने पढ़ी थी। कौन सी? कि अंग और अह दो अयोगवा वर्ण होते हैं। यह बात आपने पढ़ी थी। अब अयोगवा क्या होता है? अयोगवा का मतलब होता है योग वह। इनको अलग करेंगे, ए योग वह। ए का मतलब होता नहीं, योग का मतलब होता जुड़कर, योग करके, समझौता करके। वह का मतलब होता वहन करना। वे वर्ण जो योग करके वहन नहीं करते, योग के साथ, समझौते के साथ जुड़ करके वहन नहीं करते, वे कौन कौन से वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण कभी अंग और अह व्यंजन वर्णों के साथ में जुड़ करके कभी वहन नहीं करते हैं, कभी नहीं चलते। अंग और अह केवल स्वरों के साथ में ही योग करते हैं, व्यंजन वर्णों के साथ में योग नहीं करते हैं। 11 स्वर लिए थे और 2 अयोगवा बनाए थे। मूल भाषा में 13 स्वर हैं, जिनमें इनको मूल भाषा में भी नहीं जोड़ा गया है। उसमें बड़ा री और री को जोड़ा गया था और अंग और अ को अयोगवा ही कहा जाता है। अब बात करते हैं इन अयोगवा की। इन अयोगवा में 2 विसर्ग लगे हुए हैं जो अह के पीछे लगे हुए हैं। इन विसर्गों को ही विसर्ग कहा जाता है। यह बात आप समझ गए होंगे। अब विसर्ग न लिख करके सीधा चिन्ह लगा करके आप योग करवा सकते हैं वर्ण का। किसका योग करवा सकते हैं? वर्ण का। अब यह भी बात आप समझ गए होंगे। इनके अलावा और एक मुख्य विशेष बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको बता दूं कि हमें इनकी पहचान कैसे होगी। वर्ण कितने हैं? आप यहां वर्ण न लिख करके विसर्ग प्लस 44 भी लिख सकते हो, जिनसे आपको पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाएगी। मतलब ये हमारी, जिनको हम बोलते हैं हमारी भाषा में कोड वर्ड भाषा, जिनकी वजह से हमें आसानी से समझ में आ जाए। किसी नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी बात को लेकर के कोई, मतलब हमारे मन में दुविधा हो रही है, तो उनके प्रति बात करने में हम हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं, तो उनको कोड वर्ड भाषा में बोलते हैं। उसी प्रकार इनको बोल करके आप इनको अपने मन में याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। योग करवाएंगे, किसका योग करवाएंगे? ये तो मान के चलो प्रथम पद, द्वितीय पद, हमेशा अंतिम और प्रथम यही होता है।
इनमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इस तरफ तो हमें 44 वर्ण मिलेंगे, इनमें से कोई भी दिया हुआ हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, 44 वर्णों में से कोई भी हो सकता है। और कुल वर्ण मैंने जो 56 के बारे में चर्चा की, तो वो अगर आप लोगों को, यहां मैं 44 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उनमें कहीं वर्ण विदेशी आगत अलग अलग थे, जो हम जिस समय वर्ण पढ़ रहे थे, वर्ण विचार, उनके समय हमने ये सारी चर्चाएं कर ली थी। आज हम बात करेंगे इन 44 वर्णों को विसर्ग संधि में किस प्रकार से जोड़ा गया है, कितने प्रकार लिए गए, कितने नियम बनाए गए, इनके बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इनके पहले क्या दिया हुआ होता है, तो वो भी बात आपके क्लियर हो गई कि विसर्ग दिया हुआ है, लेकिन अंतिम वर्ण के रूप में विसर्ग तो दिया हुआ होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो अब पता चलेगी क्या है कि विसर्ग से पहले कोई शब्द दिया हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, अयोग व व्यंजन वर्णों के साथ में जुड़ करके कभी योग नहीं करते हैं, तो व्यंजन इस तरफ कभी नहीं आएगा। क्या आएगा? स्वर। क्या आएगा? स्वर आएगा। तो इस साइड में विसर्ग से पहले हमेशा स्वर ही लिखा जाएगा, और इस साइड में 44 में से कोई भी वर्ण आ सकता है। यह बात अब आप जान चुके होंगे। जब स्वर और विसर्ग 44 वर्ण आपस में योग करेंगे और इनमें जो बदलाव आएगा, वह बदलाव ही क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि। और इनसे हमें विसर्ग संधि की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे इन 44 वर्णों को अध्ययन की सरलता के लिए हम अलग अलग दो भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे। वे कौन से दो भाग हैं? विसर्ग संधि के 9 नियम बनाए हैं, 9 नियमों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उनसे पहले इन 44 वर्णों को किन किन भागों में विभक्त किया गया है और किन भागों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वे दो भाग कौन कौन से हैं? एक है अघोष। एक नंबर पे इस साइड में स्वर और विसर्ग आएगा, इस साइड में अघोष वर्णों के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा भाग जो लिया वो लिया हमने सघोष का। अब अघोष और सघोष में 44 में से कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इनके बारे में चर्चा करें। तो अघोष में तो पहले भी मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। अघोष वर्ण पहला दूसरा, किसका? पहला और दूसरा किसका? वर्ग का, स्पर्शी व्यंजनों का। वर्ग का पहला दूसरा, और उसके बाद में से ये तीन तो से वर्ण, दंतीय, मूर्धन्य और ये से। 1 नंबर, 2 नंबर, के, खे, चे, छे, ते और थे, ते और थे, पे और फे। अब आप जान गए होंगे कि 1 नंबर और 2 नंबर 5 वो होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, तो 5 वर्गों के 10 वर्ण वो हो गए और 3 वर्ण ये। तो कुल अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। कितनी होती है? 13। तो अघोष वर्ण 13 के बारे में पहला भाग हम इनका योग करवा के, इन 13 वर्णों का योग करवा के हम हासिल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं सघोष की। सघोष में कौन कौन से वर्ण लिए गए, तो मैं आपको बता दूं, सघोष में 31 वर्ण लिए गए। कौन कौन से? पहला दूसरा आ गया तो उसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, कुल कितने हुए? 15। कैसे? 3 को 5 से गुणा करने पर 15। क्यों? वर्ग कितने हैं? 5। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग के 3-3 वर्ण लिए गए हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। उनके अलावा ये, रे, ले, वे और है, फिर सभी स्वर, फिर सभी स्वर। अब आप समझ गए होंगे 31 होते या नहीं होते हैं? 15 और 11 कितने होते हैं? 15 और 11 आप जोड़िए।
26। कितने होते हैं? 26, 27, 28, 29, 30 और 31। कुल कितने पढ़ेंगे? 31। 26 और 5 31। कुल 31 सैगोस वर्णों का योग दूसरे भाग के अनुसार, जिस प्रकार हमने वर्णों को दो भागों में विभक्त किया, तो दूसरे भाग के अनुसार योग करवा के हम विसर्ग संधि को प्राप्त करेंगे। अब चलते हैं नियमों की ओर। नियम क्या कहते हैं? अब आप इस विसर्ग संधि को तो संपूर्ण रूप से समझ गए होंगे। बहुत ही आसान विधि में पूरी संपूर्ण समग्र इस विसर्ग संधि को एक सूत्र में बांध करके हमने समझने की कोशिश की। ये सारी बात आप लोगों को विधिवत रूप से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे विसर्ग संधि के नियमों की ओर, जो 9 नियम बनाए गए हैं। उसके बाद में 9 नियम पढ़ने के बाद में हम कुछ अपवादों के बारे में बात करेंगे, जो स्वर के भी होंगे, व्यंजन के भी होंगे और विसर्ग के भी होंगे। तो आज हम ये सारी चर्चाएं करने के लिए यहां आए हैं। बात करते हैं नियम नंबर 1 की। 1 नंबर नियम क्या कह रहा है? जैसा कि हमने पढ़ा एगोस वर्ण। एगोस का मतलब बिना कंपन के। कितने थे? 13। एगोस वर्ण 13 लिए थे। 13 कौन कौन से थे? जो कि मैंने बताया आपको, वर्ग का पहला, दूसरा, सभी वर्गों के 5 वर्ग हैं, पांचों वर्गों का पहला, दूसरा, और उनके साथ में से तालव्य, से मूर्धन्य और से दंतीय और से दंतीय, ये लिए गए थे। इनको हम एगोस के रूप में मानते हैं। पहला और दूसरा कितने हुए? 10। क्यों? 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों के 2-2 वर्ण लिए गए हैं, तो 10 हो गए। 10 और 3 13। 13 लिए गए हैं। तो पहला नियम कह रहा है, पहले नियम पर चलते हैं। पहला नियम कह रहा है विसर्ग संधि की एक मुख्य विशेषता जो मैं आपको बता दूं। विसर्ग संधि में जैसा कि मैंने बताया आपको, विसर्ग होता है अंतिम वर्ण के रूप में। उसके बाद में योग का चिन्ह होता है। फिर 44 वर्णों में से 11 स्वर और 33 व्यंजन, 44 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ सकता है। अब हम इनको 2 भागों में हमने विभक्त किया, एक एगोस में, एक सैगोस में। अब सबसे पहले एगोस को पढ़ रहे हैं। एगोस के 5 नियम बनेंगे। एगोस के 5 नियम बनेंगे जो आज हम पढ़ेंगे। एगोस के 5 नियम बनेंगे जिनमें एगोस में 13 है, तो आज जिक्र करेंगे 13 वर्णों का। कितने का? 13 वर्णों का। तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, वो होगा विसर्ग के रूप में, और इनके साथ में स्वर का योग होगा। क्यों? विसर्ग में हमेशा स्वर का ही योग होता है, यह भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं इन 13 वर्णों की जो एगोस के। तो अलग अलग नियमों के तौर पे इन 13 वर्णों को लिखेंगे। तो पहला नियम किसके माध्यम से बनाएंगे, और पहला नियम क्या कह रहा है? देखिए, पहला नियम कह रहा है यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग के रूप में हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग के रूप में हो और उनसे पहले स्वर दिया हुआ हो, और उनके बाद किन का योग हो, यह बात करेंगे। सबसे बड़ी और मुख्य बात बताऊं मैं आपको एगोस की। एगोस का पहला ही नियम सबसे पहली बात कर रहा है कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण जो है क और क, पहले ही वर्ग का, और अंतिम वर्ग जो 5वें वर्ग के रूप में लिया गया है, पे और फे। ये दोनों कह रहे हैं हम दोनों क्या करेंगे? साथ साथ में चलेंगे। तो जिस समय वो नियम आएगा उस समय मैं इनको साथ में ले लूंगा। 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये कह रहे हैं हमें आप समझौता करवा सकती हो, पहला और दूसरा 2 का, तीसरे का। ये आ गया चे 6, ये आ गया टे थे, ये आ गया ते और ये आ गया थे। अब ये तीनों कह रहे हैं हमारा आप आराम से अलग अलग समझौता करवा सकते हो।
तो ये दूसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण, चौथा वर्ग, पहला और दूसरा वर्ण। अब आप समझ गए होंगे इनके साथ में पहले नियम में ये और ये तो दोनों साथ में चलेंगे, तो इनको तो अभी हम बात चर्चा में भी नहीं लाएंगे, क्यों, ये दोनों साथ में काम करेंगे। बड़े हैं तो बड़े को बड़े रूप में ही पढ़ेंगे, तो इनको एक बार साथ में नहीं लाएंगे, केवल 6 और 6 की बात करेंगे। 6 और 6 के साथ में ये क्या, दोनों तालव्य, इनको तालव्य माना जाता है। इनको क्या कहा जाता है, तालव्य। अब ये दोनों तालव्य हैं, तो इन 6 में से तालव्य क्या है, इन 6 में से ये 6 तालव्य है। तो 6 और 6 के साथ में इस 6 को भी हमने क्या कर लिया, तालव्य इनके साथ में मिला लिया। तो पहले नियम में स्वर, विसर्ग और 6 6 से 6 6 और 6 का योग होगा। ये बात अब आप समझ गए होंगे। पहला नियम क्या कह रहा है कि स्वर उसके बाद में विसर्ग दिया हुआ हो और योग के बाद में 6 6 और 6 का योग हो, 6 6 और 6 का योग हो, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार का, किसका, तालव्य सकार का आदेश हो जाएगा। नियम कह रहा है स्वर उसके बाद में विसर्ग दिया हुआ हो और योग करवाया जाए 6 6 और तालव्य सकार का, ये तीनों तालव्य के रूप में माने जाते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार का आदेश हो जाएगा। कैसे, इनको मूर्धन्य के रूप में माना गया, यह है कंठीय। अब देखिए यह से तालव्य में है, तो मूर्धन्य में कौन सा से आएगा, तुरंत इनके बाद वाला। कंठीय में कौन सा आएगा, ये वाला। तो 1 नंबर नियम ये बन जाएगा, 2 नंबर नियम ये बन जाएगा, 3 नंबर नियम ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, 6 6 से और इनके स्थान पर ये से। फिर दूसरे नियम में ये ये से आएगा, जो षटकोण वाला से आए वो आएगा, तो विसर्ग की जगह इस से को ही आदेश करना है। फिर तीसरे नियम में सड़क वाला से आएगा कंठीय के रूप में, तो विसर्ग की जगह सड़क वाले से का ही आदेश करना है। तो ये बात अब आप जान चुके होंगे। अब इनके बारे में उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। कैसे कि पहला नियम कह रहा है, इनकी तो केवल मैंने चर्चाएं की है, ये विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी चल रहा हमारा पहला नियम। पहला नियम कह रहा है स्वर के बाद में विसर्ग का योग हो, विसर्ग और योग हो, उसके बाद में दूसरे ही वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण जो एगोस बिना कंपन के, एगोस को बिना कंपन के, सेगोस को कंपन वर्ण कहा जाता है, जिनकी ध्वनि में कंपन होता है और इनमें कंपन नहीं होता है। 6 6 एगोस और इनके साथ में से तालव्य के रूप में लिया गया हो, तो विसर्ग की जगह तालव्य सकार का आदेश हो जाएगा। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब बात करेंगे इनके उदाहरण की। उदाहरण लेते हैं पहला, मान लो ले लिया निःशुल्क, एक विच्छेद के रूप में और ले लेते हैं। मान लो ले लिया निःश्वास ले लो या दुशासन ले लो। अब इन दोनों को विच्छेद के रूप में पढ़ेंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगी, फिर उनके बाद में वापस नया शब्द बनाएंगे। ये तो नए शब्द के रूप में लिखे हमने, इसमें कौन सी संधि है और संधि की पहचान किस प्रकार से होगी, विसर्ग संधि के कैसे नियम से होगी। तो देखिए हमने नी को अलग निकाल लिया। क्यों निकाला वो भी कारण बताऊंगा। नी के बाद में किया विसर्ग, उसके बाद में करवाया योग, उसके बाद में लिखा शुल्क। समझने वाला समझ गया, क्यों, किताबी नियम यही है। किताबी नियम केवल यही कहता है, समझने वाला समझ गया। लेकिन मैं आपको थोड़ी विस्तार से जानकारी दे देता हूं। देखिए नी, ई की मात्रा आ रही है, ने बाहर निकाला छोटा ई,
योग छोटा ई, ई की मात्रा आ रही है, उसके बाद में हमें विसर्ग मिल रहा है, फिर योग हो रहा है, फिर से, फिर ऊ छोटा, फिर ले जो स्वर रहित है, फिर के। ये अलग अलग वर्णों का रूप लिखा हमने। अब आप समझ गए होंगे, अलग अलग वर्णों का रूप लिखा हमने। अब हम करेंगे इनको विस्तार से। देखिए, न के साथ में ई की मात्रा जोड़ी, हमें नी प्राप्त हो गया, और यह स्वर, इनको स्वर माना गया। स्वर के बाद में विसर्ग दिया हुआ है, और विसर्ग के स्थान पर नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के बाद में चे, छे और शे का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। अब ये विसर्ग है, इन विसर्ग के साथ में इन विसर्ग के स्थान पर किसका करेंगे? तालव्य सकार का ये आदेश कर लिया। ये तालव्य सकार का आदेश हो गया। तालव्य सकार का आदेश करने के बाद में पूर्णतः समान रूप से बाकी बचा शब्द हम उसी रूप में लिख लेंगे और हमारे नए शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका भी कर सकते हैं, और ऐसे नहीं तो आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि इस से को हटाना, विसर्ग करना, और ये चीज केवल ये देखो, केवल इतना ही करना है। आप किस हिसाब से समझो वो आपकी मनोवैज्ञानिकता सोच के अनुसार कर सकते हो। अब दूसरे नियम की ओर बात करेंगे, उनसे पहले मैं बता दूं, ये जो 5 नियम पढ़ेंगे ये एगोस वर्णों के हैं, जो सत्व संधि से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा की सत्व संधि से लिए गए हैं। सत्व संधि क्यों कही जाती है तो ये भी मैं आपको बता दूं। सत्व संधि इसलिए कही जाती है क्योंकि इन 5 नियमों में से का आदेश हो रहा है। 5 नियमों में एक ही से का नहीं, इन सभी से का, विसर्ग की जगह इन सभी से का लगभग आदेश हो रहा है, जिनकी वजह से इनका नाम सत्व संधि रखा गया। अब पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, कल वाली जो कक्षा आएगी उनमें पढ़ेंगे घोष, जिनको से घोष भी कहा जाता है कंपन के आधार पे। उनमें 2 और संधियां होगी। संस्कृत में 3 संधियां हैं। संस्कृत मूल भाषा में 3 संधियां ली गई है। 1 नंबर पे सत्वे, 2 नंबर पे रुत्वे, फिर उत्वे, 2 नंबर पे रुत्वे और 3 नंबर पे उत्वे संधि ली गई है। तो एगोस के 5 नियम पढ़ेंगे आज हम पूर्ण रूप से। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर, बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कह रहा है? पहला नियम हमने पढ़ा तालव्य के बारे में। क्या पढ़ा? वर्ग के प्रथम वर्ण चे और छे को लिया था। चे और छे को किसमें? तालव्य में। इन तालव्य वर्णों को हमने स्वर, विसर्ग, योग, इन 3 तालव्य वर्णों का योग करवाया, जिसमें हमने विसर्ग की जगह से का क्या किया? आदेश किया, जो निःशुल्क के रूप में आपने उदाहरण के माध्यम से समझा। अब हम बात करते हैं इनके आगे दूसरे नियम की। वही नियम कह रहा है स्वर, उसके बाद में विसर्ग, फिर योग, और योग के बाद में चे और छे, ये वर्ग का दूसरा जो हमने ले लिया। अब वर्ग के तीसरे की बात कर रहे हैं तो टे, थे, उसके बाद में से, जिन्हें मूर्धन्य के रूप में माना जाता है, जिन्हें मूर्धन्य कहा जाता है, यह है मूर्धन्य वर्ण। उसके बाद में तालव्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, और ते और थे के बाद में ते और थे वर्ण, और उसके बाद में से, जिन्हें दंत्य कहा जाता है, जिन्हें दंत्य कहा जाता है, यह है दंत्य वर्ण। अब तालव्य की बात हो गई, मूर्धन्य की कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? स्वर, उसके बाद में योग हो, स्वर के बाद में विसर्ग लगा करके योग हो, और उनके बाद में अगर टे, थे, एगोस के ते और थे, जो कि वर्ग का तीसरा, वर्ग की तीसरी लाइन में, वर्ग के तीसरे भाग में पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण टे और थे, उसके बाद में
से, जिन तीनों को मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण। अब स्वर विसर्ग योग टे ठे से मूर्धन्य वर्णों का योग हो तो विसर्ग की जगह मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा। कैसे? उदाहरण के माध्यम से मान लो हमने ले लिया प्रथम पद, प्रथम पद में लिख दिया धनु, फिर लगा दिया विसर्ग, तो हमें ऊ की मात्रा मिल रही है, स्वर मिल रहा है, उसके बाद में विसर्ग मिल रहा है, फिर करवाते हैं योग। अब टे ठे से इनमें से योग करवाएंगे। ले लिया हमने टंकार, तो हमें टे वर्ण मूर्धन्य का मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? मूर्धन्य के रूप में विसर्ग की जगह नए शब्द का निर्माण करते समय इस से का आदेश कर देंगे जो मूर्धन्य के रूप में माना जाता है। तो लीजिए धनु और विसर्ग की जगह मूर्धन्य सकार फिर टंकार, ये नए शब्द का निर्माण हो गया और संधि बना दी। अब आगे तीसरे नियम की ओर चलते हैं। दूसरा नियम आपको समझ में आ गया है, अब चलते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम जो दंतीय के रूप में माना गया है। पहला दूसरा नियम, पहले नियम में विसर्ग की जगह से जो तालव्य, दूसरे में से जो मूर्धन्य, अब तीसरे में इस सकार दंतीय का आदेश होगा। कैसे होगा वो भी बता देता हूं। स्वर विसर्ग योग, उसके बाद में द्वितीय पद के रूप में ते थे और दंतीय सकार, ये तीनों दंतीय वर्णों में माने जाते हैं, ये तीनों दंतीय वर्ण कहलाते हैं। स्वर के बाद में विसर्ग, फिर तीन इन दंतीय वर्णों का एगोस वर्णों का योग हो, दंतीय एगोस वर्णों का योग हो तो विसर्ग के स्थान पर दंतीय सकार का आदेश हो जाएगा। कैसे? वो भी उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण है नमस्ते दुस्साहस। अब इनके बारे में बात करते हैं। मान लो एक और ले लो निस्वार्थ, इनके बारे में बात करते हैं। और भी कई उदाहरण हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। इनका संधि विच्छेद करते समय क्या बनता है? नम, इसमें हमें स्वर प्राप्त हो रहा है। कैसे? मान लो मैं को स्वर रहित करने के लिए मैं के नीचे हलंत और आगे ए, दोनों वर्ण अलग अलग प्राप्त करेंगे, उस समय ए की ध्वनि हमें प्रतीत हो रही है और ए हमें स्वतंत्र रूप से मिल रहा है। ए सुरों में, इसलिए स्वर हमें प्राप्त हो रहा है। नम में आगे आ जाएगा, इस से का क्या बनाना है? विसर्ग, फिर योग ते। अब इसको वापस प्राप्त करते समय नम स्वर मिल रहा है, विसर्ग है, योग है, ते वर्ण दिया हुआ है और इनको दंतीय के रूप में मानते हैं, तो दंतीय सकार विसर्ग की जगह आदेश हो जाएगा। तो नम विसर्ग की जगह से दंतीय ते, हमें प्राप्त नए शब्द संधि का हो गया। इसी प्रकार दुस्साहस में से का लोप करके विसर्ग लगा के योग लगा देना, इस से का लोप करके विसर्ग लगा के योग का चिन्ह लगा देना। इस प्रकार से ये हो जाएंगे। और भी उदाहरण लेके आप जान सकते हैं। अब ये तीनों एगोस के नियम समझने के बाद में बात करते हैं चौथे नियम। अब हम बात करेंगे चौथे नियम के बारे में। चौथे नियम से पहले जो हमने तीन नियम पढ़े थे उनकी एक मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता देता हूं आपको, उनकी पहचान के लिए एक छोटे से शब्दों में, कि उन तीनों संधियों में हमें आधा से आधा मूर्धन्य, आधा दंतीय और आधा तालव्य सकार का आदेश होगा। मतलब तीनों से हमें आधे मिलेंगे और इनसे हमारी पहचान हो जाएगी
कि ये विसर्ग संधि के ही उदाहरण है और एगोस वर्ण इनमें दिए हुए हैं। तो हमने चौथा नियम बनाने के लिए एगोस वर्णों में हमने पीछे पीछे क्या छोड़ रखे हैं, इन तीनों को साथ में ले लिया, चे छह को ले लिया, ते ठे को ले लिया, ते थे को ले लिया, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, इन तीनों को ले लिया हमने। अब बाकी क्या बचता है, वर्ग का प्रथम लाइनी कै और खे, प्रथम दो, और अंतिम वाला पे और फे, यही पीछे बचते हैं। इनके बारे में जिक्र करेंगे चौथे नियम में। अब देखिए चौथा नियम क्या कह रहा है, प्रथम पद योग द्वितीय पद, प्रथम पद के अंतिम वर्ण के रूप में वही विसर्ग का चिन्ह और द्वितीय पद में वही वर्ण जो एगोस के कैक है, पैप है, इन दोनों का जिक्र करेंगे। कै, खे, पे और फे दिए हुए हो, और इनमें स्वर के ए आ को छोड़कर 9 स्वर में कोई भी स्वर हो, ए आ को छोड़ना है। के खे पे फे का योग करवाने पर ए आ को छोड़ करके बाकी 9 कोई भी स्वर हो, उनके बाद में विसर्ग हो, फिर इनका योग हो, और योग के बाद में के खे पे फे एगोस वर्ण दिए हुए हो, तो विसर्ग के स्थान पर वही मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा, वही मूर्धन्य सकार का आदेश हो जाएगा। कैसे, उदाहरण के माध्यम से जानिए। चौथे नियम के उदाहरण लेते हैं। मान लो आविष्कार, दुष्कर, और भी ले सकते हैं आप उदाहरण दुष्कर में, और भी ले सकते हैं कई उदाहरण अपने माध्यम से। इन 2 उदाहरणों के बारे में मैं विस्तृत जानकारी देकर के आपको इस पूरे नियम का बखान करूंगा। कैसे, जैसे ए वी, ई की मात्रा आ रही है, ए वी, ई की मात्रा आ रही है, ए आ नहीं है, वी ई की मात्रा आ रही है, ए आ को छोड़ दिया, ई की मात्रा का हमें पता चल रहा है। उसके बाद में विसर्ग, फिर योग का चिन्ह, फिर योग का चिन्ह, और बचता है कार। क्या बचता है, कार। अब देखिए कैसे, मैं आपको बता दूं, ई की मात्रा ए आ को छोड़ दिया, ए आ के बाद में ई, बाकी 9 में से कोई भी आ सकता है। हमें ई स्वर मिल गया, ए आ को छोड़ के अन्य स्वर 9 में से ई मिल गया। उसके बाद में विसर्ग का चिन्ह, ई के बाद में, ई स्वर के बाद में विसर्ग का चिन्ह मिल गया, फिर योग हो रहा है, फिर कै, खे, पे, फे, इन एगोस वर्णों में से कोई भी वर्ण हो, तो हमें विसर्ग की जगह मूर्धन्य सकार का आदेश करना है। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, वापस संधि विसर्ग संधि का निर्माण करते समय ए वी और विसर्ग की जगह ये मूर्धन्य सकार और कार, ये बन गया हमारा आविष्कार। हमें इस शब्द की प्राप्ति हो गई। अब देखिए दुष्कर में दू विसर्ग योग कर, किस प्रकार से, मानो ए आ स्वर नहीं होने चाहिए तो फिर ऊ मिल रहा है, ए आ ऊ और ऊ, हमें छोटे ऊ की मात्रा मिल रही है जो ए आ को छोड़कर अन्य 9 में से है। उसके बाद में विसर्ग का चिन्ह मिल रहा है, योग हो रहा है, फिर बाद में कै, खे, पे, फे, एगोस वर्णों का योग हो, हमें कै का योग के बाद में मिल रहा है एगोस वर्ण, कै एगोस वर्ण मिल रहा है। तो इस एगोस वर्ण के संयोग से ही हमें क्या करना है,
विसर्ग की जगह मूर्धन्य स का आदेश करना है, तो हमें दू वापस वैसे ही लिखना है। विसर्ग की जगह ये स का आदेश कर लिया और कर समान रूप से वापस लिख लिया और दुष्कर नए शब्द का हमें निर्माण हो गया, हमें मिल गया। इस प्रकार से ये चौथा नियम चलेगा। अब हम बात करेंगे पांचवें नियम की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं का नियम है कि हमने एघोष वर्ण में ए और आ को छोड़ा था। अब बात करेंगे इनके बारे में, इनको साथ में लेकर के। यदि योग से पहले प्रथम पद के रूप में अंतिम वर्ण में विसर्ग और उनसे पहले ए आ स्वर हो, केवल दो ही स्वर ए और आ, और इनके बाद में वही के, खे, पे और फे, इन वर्णों का, इन एघोष वर्णों का योग हो तो क्या होगा? तो इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यह प्रकृति भाव संधि कहलाएगी। ना आदेश होगा, ना आगम होगा, ना लोप होगा। यह प्रकृति भाव संधि है। कैसे, वो भी बता देता हूं। ध्यान रखना, ए आ विसर्ग, योग के बाद में के, खे, पे, फे वर्णों का आगम हो, योग हो एघोष वर्णों का, तो प्रकृति भाव संधि होती है। इनमें कोई बदलाव नहीं होता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से, मन कामना शब्द आ गया, मन कामना, इनका संधि विच्छेद करना है तो वही रूप रहेगा, मन विसर्ग कामना। इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कैसे? मान लो ए के बाद में ए आ रहा है, नए स्वर रहित और ए हमें स्वतंत्र प्राप्त हो रहा है। ए आ रहा है और उसके बाद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में के आ रहा है, तो इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यह प्रकृति भाव संधि है, प्रकृति भाव विसर्ग संधि है। अब देखिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो हमने शुरू में जिस समय संधि का पाठ शुरू हुआ था उस समय आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव के बारे में बताया, उस समय उदाहरण लिया था और इस तरफ मैंने उस उदाहरण को लिखा था। अगर आपको याद हो तो थोड़े पीछे में अपने दिमाग पर जोर डाल के आप देख सकते हैं। मैंने लिया था प्रातः काल, उस समय बात की थी प्रातः योग काल, कोई बदलाव नहीं, यह भी प्रकृति भाव ही है। कोई बदलाव नहीं हुआ, यह भी प्रकृति भाव संधि ही है। इस प्रकार से हमारे 5 नियम पूर्ण होते हैं। 5वां नियम कह रहा है, यदि ए आ का उसके बाद में विसर्ग, स्वरों में केवल ए आ 2 ही दिए हो, क्योंकि ए आ को छोड़ करके बाकी 9 स्वरों का योग हम चौथे नियम में करवा चुके हैं और चौथे नियम के जो एघोष वर्ण दिए थे वही एघोष वर्ण इन ए आ के साथ में योग करेंगे तो वह प्रकृति भाव संधि कहलाएगी। उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जिस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, तो इस प्रकार ये पांचवा नियम हमने पूरा किया, पूर्ण किया, इनके बारे में जानकारी हासिल की। आगे छठे नियम के बारे में हम कल विस्तार से जानेंगे और आगे की बात बताऊं मैं आपको, तो इनके बारे में 9 नियमों की विशेष चर्चा होगी, जिनके बारे में 5 नियमों की चर्चा हम कर चुके हैं। 5 नियमों की जानकारी आपको मिल चुकी है संपूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पे। आगे पूर्ण रूप से 9 नियमों की जानकारी भी होगी और इनके अलावा संधि में जो अपवाद होते हैं उनके भी नियम लिखे जाएंगे, उनके बारे में भी विस्तृत जानकारी मिलेगी। हम सभी यही आशा रखते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने की शैली पसंद आई होगी और आगे भी इसी के अनुरूप आप हमसे लगातार जुड़े रहिए। धन्यवाद, राम राम, आभार आप सभी का।